अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और भाई मेरे साथ जो बिलाल खान होते हैं, मेरे को होस्ट, वो तो चले गए हैं अपनी शादी की छुट्टियों पर। और फिर कुछ ही दिन में उनकी शादी की खुशखबरी भी आ जाएगी। कार्ड तो नहीं मिला है, लेकिन आप सब लोगों के लिए ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि भाई बिलाल खान जो हैं अब माशाल्लाह वो उनकी शादी होने वाली है। वो बड़े खुशी खुशी अपने ये दिन का आगाज़ करेंगे। लेकिन आज जो हमारे दिन का आगाज़ है वो होगा खुशगवार बातों के साथ और सेहत और कुछ लाइफस्टाइल की टिप्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और याद रखें, दिन वही अच्छा होता है जिसका आगाज़ मुस्कुराहट के साथ हो। तो हमारे साथ अगले 2 घंटे के लिए आप लोग मुस्कुराएं और जाने कि हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आपके साथ क्या क्या लाइफस्टाइल और हेल्थ से रिलेटेड टिप्स शेयर करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा 11 से 12 होता है, उसमें हमारे साथ आज एक बहुत अच्छे गेस्ट हैं और जो टॉपिक है वो सब भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और गेस्ट भी आपको बहुत पसंद आएंगे। और आप लोग जानेंगे कि किस तरह से जो परवाज़ है, जब वो जहाज़ उड़ाया जाता है तो उसको किस तरह से, कितनी महारत और उसके लिए कितनी ज़िम्मेदारी चाहिए होती है। तो वो आपसे अगले सेगमेंट में अपने गेस्ट से मिलवाएंगे। और इस सेगमेंट में हम अच्छी बात से अपने आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट का। तो अच्छी बात जो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है रहमदिली। यानी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत शायद ना पैसा है, मतलब ठीक है, मतलब ये बात कहते हुए मैं भी थोड़ा सा गड़बड़ाई कि बड़ी ताकत पैसा नहीं है, लेकिन ना ताकतवर होना सबसे बड़ी ताकत है, बल्कि जो रहमदिली और हमदर्दी है ना। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी दिल के उनसे कनेक्ट होते हैं, तो माशरा तभी ज़्यादा खूबसूरत और इंसानियत से ज़्यादा मजबूत बनता है। आप कहते हैं कि ये मैं किस तरह रोज़ाना सुबह सुबह ना अच्छी अच्छी बातें करने लग जाती हूँ। क्या मतलब कि रहमदिली सबसे बड़ी ताकत है, पैसा ताकत है और आपका पावरफुल होना ज़्यादा ताकतवर है, होना ज़्यादा बड़ी ताकत है। लेकिन वो ठीक है, आप देखें, आपको एक वक्त में पैसा भी जितना आप कमाने की कोशिश करेंगे उतना जितना आपके नसीब में होगा वो मिल जाएगा। ताकतवर होना, अगर आप अपने फैमिली में आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी, आप ताकतवर होना चाहते हैं, शायद वो एक पॉइंट पे आकर वो सब भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपके अंदर अगर रहमदिली और हमदर्दी का जज्बा नहीं होगा, दूसरों के दुख दर्द को आप नहीं समझेंगे, ये आपको एक एट वन पॉइंट इन योर लाइफ ये फीलिंग आपके दिल में तभी आती है जब अल्लाह ताला आपको कुछ आजमाइशों से गुजारता है। तभी आप जो है दूसरों के दुख दर्द को समझना शुरू होते हैं और तब माशरा ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत होता है जब इंसानियत एक साथ जुड़ती है। एक ऐसा जज्बा है कि हमें इंसानियत की असल पहचान सिखाता है, यानी कि एहसास दिलाता है कि हर शख्स किसी ना किसी तरह की जद्दोजहद से गुजर आए और छोटे छोटे अमल, हमारे छोटी सी मुस्कुराहट हो गई, किसी का हाथ पकड़ के हम उसको रोड क्रॉस करा दी, किसी के लिए वक्त निकाल लिया, किसी की ज़िंदगी में रोशनी हमने भर दी। तो ये जो रहमदिली है ना, ये हमें ना सिर्फ दूसरों की ज़रूरियात को समझने में ताकत देती है, बल्कि हमारी अपनी ज़िंदगी में भी सुकून और इत्मीनान और खुशी पैदा करती है। आप देखें कि एक हमदर्द शख्स हमेशा अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रहता है, इसके ताल्लुकात मजबूत होते हैं और वो माशरे में मस्बत तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। तो ये जो जज्बात होते हैं ना सिर्फ ज़ाती सतह पर अहम हैं, बल्कि माशरती सतह पर भी ये इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। तो जब लोग एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करते हैं और मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तो माशरा ज़्यादा बाहिमी एहतराम, समझदारी और ताउन पर मबनी बनता है। और रहमदिली जो है ना, ये ताकत है और ये सिर्फ दिल नहीं जीतती बल्कि पूरी इंसानियत को रोशन करती है। लेकिन आप ये हमेशा कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में रहमदिली को तरजीह दीजिए। अच्छा, अगर आप समझ रहे हैं कि रहमदिली, जो काइंडनेस और ये सब चीज़ें हैं, ये बस ये इतनी मैटर नहीं करती, असल चीज़ पैसा है, असल चीज़ ताकत है, तो फिर आप देख लीजिएगा, जब आगे चल के आप अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को तरबियत करने जाएंगे ना, तब आप उनको भी यही चाहेंगे कि मेरे बच्चा भी काइंड हार्टेड हो, वो भी रोड पे चलते हुए लोगों को उनके हुकूक दे, किसी का हुकूक सल्ब ना करे। आगे चल के फिर उसको भी लोग उसी तरह ट्रीट करेंगे। आप कभी चाहेंगे कि आपका बच्चा स्कूल में किसी के मारपीट का निशाना बने? तो डेफिनेटली आप भी उसको चाहेंगे कि वो, उसके अंदर रहमदिली हो, ताकि वो दूसरों को भी रहमदिली से ट्रीट करे
और इन रिटर्न उसको भी रहमदिली से लोग ट्रीट करें। तो ये आपका ओवरऑल माशरा इससे तरबियत पाता है। तो ये सिर्फ आपकी अपनी काइंडनेस नहीं बल्कि आप आने वाली नस्लों को भी परवान चढ़ाते हैं। इसी अच्छी बात से हमने अपने सेगमेंट का आगाज़ किया और अब चलते हैं कुछ रात भर की ख़बरों की जानिब। और हम आपको जो नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर कुछ अपडेट्स आपसे शेयर करते हैं। उसमें आज जो हमारी टॉप स्टोरी है उसमें अगर हम आपको बताएं तो इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक इंडोनेशिया सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर इंडोनेशियन सदर प्रबोवो सुबियांतो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि मुल्क भर अगर हम बात करें दुनिया भर के आलमी ताल्लुकात के हवाले से हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं हमारे ब्रदर कंट्रीज़ से अगर हम देखें आसपास ईरान हो गया, मलेशिया हो गया, तुर्की हो गया और अब इंडोनेशिया, मतलब कितने सारे ममालिक हैं। पाकिस्तान इनसे सिफारती सतह पर जो भी MOUs कर रहा है, मुआहदे कर रहा है या फिर सिर्फ बायलैटरल अपने रिलेशंस ही अच्छे कर रहा है। तो इसमें हमारा इमेज, पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में कितना अच्छा हो रहा है और इन रिटर्न पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट आ रही है मुल्क में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंडोनेशिया के सदर जो हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे और इंडोनेशिया के सदर की आसिफ जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी और दौरे में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बात होगी। यानी जो इंडोनेशिया के सदर आ रहे हैं वो हमारे सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर उनसे भी उनकी बिलमुशाफा मुलाकात होगी। और इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी ये मुलाकात के पूरी पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसमें जो हमारी आर्मी लीडरशिप है या फिर हमारी सियासी लीडरशिप है, दोनों से मुलाकात होने जा रही है। और ज़ाहिर है इंडोनेशिया से आए हैं सदर तो इतनी आलमी सतह पर ये एक मुलाकात है, तो ये अच्छी इम्पॉर्टेंट मुलाकात है। और इस दौरे में हम लोग ज़ाहिर है उनसे बायलैटरल ट्रेड पर बात करेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे कि दोनों ममालिक के आपस में क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। अपने मुल्क की दिफा और सलामती से रिलेटेड हम उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही जो है सेहत, IT, मौसमियात और तालीम और सकाफ़त पर भी बात होगी। तो यानी कि ओवरऑल हर डायनामिक पर हम उनसे ये गुफ्तगू करने जा रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जो है मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत मुतवक्के हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है ये। इंडोनेशिया से भी हमारे मेहमान आ रहे हैं तो पाकिस्तान उनका इस्तकबाल करने जा रहा है। एक बहुत अच्छी खुशाइन ख़बर है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, मुझे नहीं समझ आता था कि बिलाल मॉर्निंग शो के दौरान चाय कैसे पी लेते थे, क्योंकि मेरी चाय तो अभी ठंडी हो रही है और मैं तो सिर्फ आपसे बातें ही कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बीच में पॉज नहीं ले सकती हूँ। वरना जब हम दोनों साथ में मॉर्निंग शो कर रहे होते हैं तो एक बोलता है, दूसरा चाय पी लेता है या फिर ब्रेक ले लेता है, तो इस वक्त ये थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो मेरे ख्याल में चाय तो मेरी ठंडी हो जाए लेकिन आप लोगों से बातों का सिलसिला मुनक़ता ना हो। तो अब हम जाते हैं दूसरी अपनी टॉप स्टोरी पर। तो दूसरी जो हमारे पास टॉप स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर इमदाद की नई किस्त की मंजूरी के लिए IMF इंतज़ामी बोर्ड का इजलास आज होगा और पाकिस्तान को तौसीफ़ फ़ंड सहूलत के तहत 1 अरब डॉलर और कुदरती आफात से बचने की सलाहियत और पायदार तरक्की के लिए 20 करोड़ डॉलर की रकम देने पर इजलास में गौर होगा। तो दूसरी टॉप स्टोरी है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की इमदाद की नई किस्त की मंजूरी होने जा रही है IMF से। तो पाकिस्तान जो है भाई कर्ज़ों के बोझ तले दबता जा रहा है। IMF से एक और उसको किस्त जारी हो रही है और पाकिस्तान के ये जो तौसीफ़ फ़ंड है सहूलत के, उसके तहत ये 1 अरब डॉलर और कुदरती आफत से बचने की, जैसे आपने देखा कि इस वक्त जो सैलाब था उसने कितनी तबाहकारियाँ की हैं और कितने लोग दरबदर हो गए हैं, तो वो सारे IDPs के लिए और कुदरती आफत से बचने के लिए और पायदार तरक्की के लिए ये 20 करोड़ डॉलर की रकम देने पर इजलास में गौर होगा। तो IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले
पाकिस्तान जो है करप्शन और गवर्नेंस के तज्जिए से मुतालिक IMF रिपोर्ट जारी करे, जिसके बाद पाकिस्तान ये रिपोर्ट जारी कर चुका है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान अक्टूबर में स्टाफ सतह का मुआहदा भी तय पाया था, जो 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक कराची, इस्लामाबाद, वाशिंगटन में मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हुआ। और मुज़ाकरात में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी, मालियाती पॉलिसी, इस्लाहात और मौसमियाती इक़दामात के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तो IMF स्टाफ मिशन पाकिस्तान की मौशी पेशरफ्त पर इत्मीनान जाहिर कर चुका है और IMF ने अपनी रिपोर्ट में स्टेट बैंक की सख्त मालियाती पॉलिसी को भी सराहा है और सिफारिश की है कि ये सख्त मालियाती पॉलिसी आगे भी जारी रखी जाएगी। यानी कि ये इंतबाह दे दिया है IMF ने कि जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है वो आगे भी जारी रखी जाए। और स्टाफ मिशन पाकिस्तान के मौशी पेशरफ्त पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। तो ये तो थी पाकिस्तान को जो मिलने वाली इमदाद है IMF से, उसके हवाले से खबर। और जो हम तीसरी टॉप स्टोरी शामिल करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टर्स पर भारी जुर्मानों के खिलाफ आज सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में पहिया जाम हड़ताल होगी। आप देख रहे हैं कि सिंध में कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया, उन पर ई चालान हो गए, मतलब उन पर आफतें टूट पड़ी, सड़कें तबाह हैं, गैस लोड शेडिंग हो रही है, गैस की नई पाइपलाइंस बिछ रही हैं और कोई इसमें इन्होंने हिकमत अमली से काम नहीं लिया कि पहले कुछ इलाकों में गैस फराहम जहां गैस की पाइपलाइन डल रही हैं वो एक के बाद दूसरी डलती रहे और फिर गैस बहाल होती जाए। नहीं, पूरे शहर को खोद के रख दिया, गैस गायब है, हर जगह नापैद है, लोग सिलेंडर के चूल्हे पे काम करने पर मजबूर हैं। वही ना, जब आवाम अपने पैसों से जनरेटर ख़रीद ले, सिलेंडर ख़रीद ले गैस का, फिर हुकूमत की मदद की क्या ज़रूरत बाकी रह गई। तो यहाँ कराची में लोगों ने अपना माइंड बना लिया है कि हम लोग अपनी मदद आपके तहत, हमसे जो बन पड़ेगा किसी तरह यहाँ मुल्क में गुजारा कर लेंगे। इन्हीं टूटी फूटी सड़कों पर अपने कमर के मोहरे तोड़ते हुए हम लोग निकल जाएंगे। किसी को कुछ हो जाएगा तो किसी को कुछ हो जाएगा। लेकिन कराची वाले तो भाई उन्होंने तो अपनी किस्मत पर ना कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लिया है, लेकिन लाहौर वाले अपनी किस्मत पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो उनकी गवर्नमेंट है, अगर हम उनसे कोई मुतालबा करेंगे तो वो हमारे मुतालबात भी सुनेंगे और हमारे जो ये ट्रांसपोर्टर्स पर जो जुर्माने लगना शुरू हुए हैं उनके खिलाफ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में पंजाब भर में पहिया जाम हड़ताल होने जा रही है। तो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहदा एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं, उन्होंने पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर नहीं। ऑर्डिनेंस के जरिए भारी जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं जो कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म है। उन्होंने कहा कि जब तक ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाता पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गई या मिनी मस्दा हो गई या लोडर्स हो गए या रिक्शे हो गए, सब हड़ताल में शामिल होंगे और इंट्रा सिटी जो बैनुल अजलाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट है वो बंद रहेगी। तो ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर तो नाकाम रहा। कोशिश की पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स उनके मुतालबात से पीछे हट जाएं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर जो है आज दोपहर 2 बजे होगा। तो देखना यह है कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की कॉल पर IG पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है और मुहसिब ममालिक में हड़तालें नहीं बल्कि कानून पर अमलदारी की हिमायत की जाती है। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग मौत और हादसा की दावत देने के मुतरादिफ है। उनकी बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्कूल के बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत पर किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हड़ताल का मतलब यह है कि स्कूल की वैगनें उलटती रहें और बच्चे मरते रहें, कानून पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं। तो भाई यहाँ पर जो जिनसे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उन्होंने तो बहुत सख्तगीर अपना मौक़िफ़ दे दिया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की कॉल पर। तो अब देखना यह है कि IG पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान अनवर वो इन मुज़ाकरात जब करते हैं तो किस हद तक के वो कामयाबी होती है। बहरहाल ये तो हमने लाहौर में सूरत हाल बताई ट्रैफिक के हिसाब से, लेकिन जो है अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका की, जिसके ईरान ने अमेरिका की जानिब से 55 ईरानी शहरियों को गिरफ्तार करने के बाद मुल्क बदर किए जाने की तस्दीक कर दी है। तो ये हुआ है अमेरिका की जानिब से कि ईरान के 55 शहरी गिरफ्तार करने के बाद मुल्क बदर किए गए हैं
और ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका की जानिब से मुल्क बदर किए गए 55 ईरानी शहरी आने वाले दिनों में ईरान पहुँचेंगे। और ईरानी हुकूमत का कहना है कि सदर ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी के तहत ये ईरानी शहरियों की दूसरी बेदखली है। यानी अब अमेरिका में जो ट्रंप ने पॉलिसी अपनी, आपको पता है इमिग्रेशन पॉलिसी काफ़ी सख्त कर दी है, अफ़गानियों के लिए भी और ईरानियों के लिए भी। तो ईरानियों की अब ये सेकंड बैच है जिसकी बेदखली हुई है। तो सितंबर में अमेरिका ने तकरीबन 400 ईरानियों की शनाख्त की थी जिन्हें मुल्क बदर किया जाना था। इससे कबल अमेरिका से मुल्क बदर किए गए 120 ईरानी शहरी दोहा से बरास्ता तेहरान पहुंचे थे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई जो है उन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 कुरानदाजी के लिए ईरानी फुटबॉल टीम के वफ़द को वीज़ा जारी ना करने पर भी अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया। तो ये तो भाई अमेरिका कर रहा है ईरान के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है जो इसके ईरान से टर्म्स हैं वो कुछ अच्छे तो नहीं रहे। हमला भी किया था ईरान पर, उसके जो एटमी तनसीबात हैं उनको निशाना भी बनाया था और वहाँ पर अपनी जो है जीत की भी, फतह की भी झंडे गाड़े थे, लेकिन ईरान ने इसको आउटराइट तस्लीम नहीं किया था। तो यही कुछ रिफ्ट थी जिसकी वजह से अब ईरान से अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी नहीं है और इसकी वजह से बेदखली अमल में आ रही है ईरानियों की अमेरिका से। तो अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं नाइजीरिया की हुकूमत की, जिसने एक माह कबल नाइजर स्टेट से अगवा किए गए 100 स्कूल बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी यकीनी बना ली है। आपने देखा कि नाइजीरिया की हुकूमत ने वहाँ पर क्या हुआ नाइजीरिया की स्टेट में कि 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं स्कूल से अगवा किए गए। तो ये काफ़ी बड़ी एक कियोस सिचुएशन है। ज़ाहिर है किसी भी मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में बच्चे वो भी स्कूल से अगवा हो तो ये काफ़ी कियोस सिचुएशन बन जाती है। मुकामी नशरियाती इदारे हैं उनके मुताबिक ये पेशरफ गुज़श्ता रोज़ सामने आई। ये वाक़या मुल्क की हालिया तारीख़ की बदतरीन इज्तिमाई अगवाओं में शुमार होता है और 21 नवंबर को मुसल्लह अफराद ने आके जो है सेंट मैरी कैथलिक बोर्डिंग स्कूल पापरी में धावा बोलकर 303 बच्चों और 12 स्टाफ को अगवा कर लिया। यानी पहले हमने कहा 100 बच्चे, लेकिन यहाँ बोला है कि 303 बच्चों और 12 स्टाफ को अगवा किया है। इतनी बड़ी तादाद में कितने लोग आए थे जिन्होंने बच्चों को अगवा किया? ज़ाहिर है असले के ज़ोर पे किया। तो फायरिंग और भगदड़ के दौरान 50 बच्चे तो इसमें से फ़रार होने में कामयाब हो गए। बाकी बच्चे और अमले के बारे में कई हफ्तों से कोई इत्तला नहीं मिली। तो जो है बच्चों की रिहाई की तस्दीक तो की है कुछ लेकिन इसकी तफसीलात फौरी तौर पर जारी नहीं की हैं। और नाइजर स्टेट हुकाम और क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया ने कहा है कि इन्हें वफाकी हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। और क्रिश्चियन तंजीम के तर्जमान डैनियल टोरी का कहना था कि हमें अभी तक हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता इतला नहीं मिली है, मगर उम्मीद है कि ख़बर दुरुस्त हो। हम बाकी बच्चों की जल्द बाजियाबी के मुंतज़िर हैं। तो ये बहुत अजीब सी खबर मैंने ये सुबह सुबह पढ़ी कि नाइजर स्टेट में इस तरह से बच्चों का अगवा होना ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और देखना चाहिए कि इस तरह से किसी भी स्कूल में घुसकर कोई बच्चे कैसे अगवा कर सकता है और इनके पीछे इनके क्या अज़ाइम हैं, जो भी मुतालबात हैं उनके वो सामने आने चाहिए ताकि इस तरह की सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो। तो भाई सारी ख़बरें एक तरफ, अब जो मैं आपसे खूबसूरत सी ख़बर शेयर करने जा रही हूँ वो है मदीने मुनव्वरा में मैं आपको लेके चलती हूँ, जहाँ अगर आप मौसम देखें तो माशाल्लाह गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और मदीने मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में अचानक काली घटाएँ छा गईं, जिसके बाद अब्र करम खूब जमकर बरसा। बारिश के दौरान मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद खिजरा पर रूह परवर और ईमान अफरोज़ मनाजिर देखने में आए। तो जब ज़ाहिर है बारिश होती है बाराने रहमत पर, जितने ज़ायरीन थे उन्होंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आप सोचें कि हम अपनी इतनी अफरा तफरी वाली ज़िंदगी में अगर हमें पॉज चाहिए हो, ब्रेक चाहिए हो, तो आप 5-10 दिन निकाल के जाएं उम्रे के लिए और वहाँ 5 दिन मक्के में गुजारें और 5 दिन मदीने में गुजारें। और मदीने में इस वक्त जाकर जितना खूबसूरत मौसम है, सिर्फ हेड डाउन करके बैठकर कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सिर्फ उस पुरनूर नज़ारे को अपने दिल में उतारने की कोशिश करें तो आपको लगेगा आप दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद हो गए हों। आप यकीन मानें कि
अल्लाह ताला हर किसी को उम्र की सादत नसीब फरमाए, हज उम्र की सादत नसीब फरमाए। लेकिन आप जब उस सरज़मीन पर जाते हैं ना, फिर आपको एहसास होता है कि हम किस फ़िक्र में थे, हम दुनिया की किस फ़िक्र में थे, और जो है ना किस तरह से हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी अफरा तफरी में। असल सुकून तो ये रूहानी सुकून है जो इस वक्त हमें यहाँ मिल रहा है। तो भाई मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। और आगे बढ़ें और कुछ बात करते हैं फर्राटे भरी ट्रैक पर दौड़ती गाड़ियों की, जिनकी रफ्तार और महारत की जंग आप देखेंगे। 1.2 किलोमीटर के मुख्तसर मगर मुश्किल ट्रैक पर 50 से ज़ायद रेसर्स ने अपनी किस्मत आजमाई, और वाहिद खातून रेसर हैं लाइबा हुसैन, जिन्होंने अपनी ड्राइविंग की महारत भी दिखाई और हब ऑटो क्रॉस रैली में शामेक सईद तेज़ तरान रेसर करार पाए, और इसकी तमाम कैटेगरीज के मुकाबले में भी सबसे कम वक्त पर ट्रैक अबूर किया। और शामेक सईद ने मुकर्ररा फासले 47.54 सेकंड्स में तय करके ना सिर्फ प्रीपेड कैटेगरी में टॉप पोजीशन हासिल की, बल्कि नौजवान रेसर ने फास्टेस्ट रेसर ऑफ द डे का अवार्ड भी जीत लिया। तो ये तो भाई आपने देखा रेसर्स की दौड़ और इनकी गाड़ियों की रफ्तार। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम की सूरत हाल महकमा मौसमियात ने बताया कि इस्लामाबाद में आज मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पेशावर, चारसदा, सवाबी, मर्दान और नौशहरा में धुंध होगी, और मरी और गिलियात में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में सर्द और खुश्क मौसम मुतवक्के है। लाहौर की बात की जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आई है। महकमा मौलियात के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर आ गया है, और उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 206 रिकॉर्ड किया गया है, जिससे हवा के म्यार में बेहतरी का अंदाज़ा होता है। तो भाई अब सारी खबरें तो हो गई, लेकिन अब हम आपसे कुछ लाइफस्टाइल की टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, और वो ये है कि सर के बालों में जैसा मौसम हो रहा है, उसी खुश्क मौसम है तो खुश्की होगी, तो खुश्की और सिकरी होना एक अहम मसला है। अक्सर लोग इस वजह से परेशान रहते हैं और बेहतरीन पर्सनालिटी होने के बावजूद इस मसले की वजह से शर्मिंदगी का शिकार होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस पर तवज्जो नहीं दे पाते और एक मामूली मसला समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जिसके सर में खुश्की होती है ना, फिर आप देखिएगा कि उसके आहिस्ता आहिस्ता वो खुश्की जो है ना उसके सर पे पूरी अपनी एक लेयर जमा देती है, और फिर वो हेयर लॉस का बाइस भी बनती है। तो ये सिर्फ एक मामूली बात नहीं है, बल्कि आपके सर की जिल्द और बालों की सेहत की तरफ एक अहम इशारा है। अक्सर सर्दी या खुश्क मौसम में मसला बढ़ता है। बाकी शैम्पू और प्रोडक्ट्स का भी इसमें इस्तेमाल देखते हैं कि सर में ख़ारिश या सफ़ेद ज़रात पैदा हो रहे हैं, तो सर में खुश्की के साथ सिकरी होने की वजूहात में ग़िज़ाइयत की कमी भी हो सकती है, पानी की कमी होती है, स्ट्रेस होती है, हार्मोनल तब्दीलियाँ होती हैं। तो अगर ये अलामात ज़्यादा बढ़ जाएँ, जैसे ख़ारिश, जलन या बालों का टूटना, तो इस वक्त आम एहतियात से ज़्यादा मोहतात रहना ज़रूरी है। और इस मसले से बचाव और इलाज के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। सर धोने के बाद तेल या मॉइस्चराइज़र का हल्का इस्तेमाल करें, और अपनी ग़िज़ा में जिंक और विटामिन बी, ओमेगा 3 शामिल कीजिए। ये जो मैं आपको विटामिन बता रही हूँ ना, ये ऐसा ही नहीं है कि बस आपने ओरली शैम्पू और एंटी डैंड्रफ इस्तेमाल कर लिया। ज़ाहिर है आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो रही होगी, तभी तो आपके सर में खुश्की हो रही है, तो वो अपने इस बॉडी की कमी को पूरा कीजिए, और ये जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। अपनी ग़िज़ा में जिंक, विटामिन बी और ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अलावा वर्जिश और योगा से स्ट्रेस कम करना भी मददगार साबित होता है। अगर खुश्की ज़्यादा हो तो घरेलू इलाज से ठीक ना हो तो डॉक्टर से मशवरा लेना ना भूलें। सही शैम्पू, मुतवाज़न ग़िज़ा और एहतियात आपके बालों की, सर की जिल्द को बेहतर कर सकती है और खुश्की सिकरी के मसले से निजात दे सकती हैं। अब जो आते हैं हम अपने नेक्स्ट पैकेज पर, तो नेक्स्ट पैकेज है हमारा टूरिज़्म से रिलेटेड। और आपको पता है बिलाल हमेशा हमें किसी ना किसी बहुत अच्छे से मुकाम पर ले जाकर हमें वो उस जगह को एक्सप्लोर करवाते हैं। पीछे वॉइस ओवर चल रही होती है उनकी, और बहुत ज़बरदस्त उस पुरफ़िज़ा मुकाम में ले जाते हैं, जहाँ पर हम भूल कर अपनी सारी दुनिया की झंबेलें भूल कर जो है ना वहाँ पर उस मुकाम में खो जाते हैं। तो आज जो जगह मैं आपको विज़िट करवाने जा रही हूँ वो है लुलुसर झील। जी, लुलुसर लेक है पाकिस्तान कुदरती हुस्न और बुलंद पहाड़ों से सरसब्ज़ वादियों का ये मुल्क है, जहाँ कुदरत ने हर मंजर को एक फ़नपारे की मानंद तख्लीक किया है। तो ये शुमारी इलाकों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पुरफ़िज़ा मुकाम में आप ये नज़ारा देखेंगे। तो ऐसे हसीन जो मुकाम है वो वादी का खान की ये लुलुसर झील है। आइए उसको देखते हैं। पाकिस्तान कुदरती हुस्न,
बुलंद पहाड़, नीले झीलों और सरसब्ज वादियों का मुल्क है, जहां कुदरत ने हर मंजर को एक फनपारे की मानंद तख्लीक किया है। शुमाली इलाकों की खूबसूरती और वादियों की पुरसुकून फिजा हर सयाह के लिए एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा पेश करती है। ऐसे हसीन मुकामात में वादी का खान की लुलुसर झील भी शामिल है। लुलुसर झील वादी का खान जिला मानसहरा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े एक कुदरती शाहकार है जो सतही समंदर से तकरीबन 11,200 फीट बुलंद है। ये झील दरियाए कुन्हार का जो वादी काहान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ मुल्क के बड़े शहरों तक पानी फराहम करता है। झील के पानी का नीला और शफाफ रंग देखने वालों को मसहूर कर देता है और इसमें पहाड़ों का अक्स शीशे की तरह वाज़ेह दिखाई देता है। इर्द गिर्द बुलंद बर्फपोश पहाड़, सरसब्ज और शादाब घास के मैदान और जंगली पौधे कुदरती हुस्न में इजाफा करते हैं। इसके किनारे नायाब परिंदे, जंगली जानवर और मुनफरिद नबातात पाई जाती हैं, जो इस इलाके की माहौलियाती अहमियत को उजागर करते हैं। झील के माहौल की पुरसुकून फिजा, कुदरती रोशनी और ठंडी हवा हर सयाह को सुकून और ताजगी फराहम करती है। फोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए ये एक बेहतरीन मुकाम है, क्योंकि हर मौसम और हर जाविये से मुख्तलिफ मनासिर और हसीन तस्वीर हासिल की जा सकती हैं। सयाहती लिहाज से लुलुसर झील हर उम्र के अफराद के लिए मौजू है। यहाँ कश्तीरानी, परिंदों का मुशाहिदा, पिकनिक, कैंपिंग और फोटोग्राफी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। मौसम गर्मा यानी अप्रैल से अक्टूबर तक झील का सफर सबसे खुशगवार रहता है, क्योंकि इस दौरान रास्ते खुले और माहौल सरसब्ज और शादाब होता है। सर्दियों में शदीद बर्फबारी के बाइस रास्ते बंद हो सकते हैं, इसलिए सयाहों को कबल वक्त मंसूबा बंदी करना जरूरी है। लुलुसर झील के करीब कोई बड़ा होटल नहीं, लेकिन नारान के बाजार और करीबी मुकामी रिहायशगाहें बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। जोग्राफियाई एतबार से लुलुसर झील वादी काखान के दीगर सयाहती मुकामात के लिए एक मरकजी नुक्ता है। यहाँ से दरियाए कुन्हार की रवानी शुरू होती है, जो बादशाह जहलुम दरिया से मिलकर मुल्क के बड़े शहरों तक जाती है। माहौलियाती लिहाज से झील के इर्द गिर्द मौजूद लुलुसर दूधीपात सरकौमी पार्क में मुख्तलिफ नायाब जानवर जैसे हिमालयन एपेक्स, ब्राउन बियर और मुर्गे बर्फ पाए जाते हैं। इसके अलावा परिंदों की मुख्तलिफ इकसाम और जंगली नबातात भी झील के इर्द गिर्द पाई जाती हैं, जो तहकीकी और माहौलियाती मुताले के लिए अहम है। सकाफती और मुकामी लिहाज से भी ये झील अहम है। करीबी इलाकों के मुकामी लोग सयाहों को रिहाइश, खाने पीने की सहूलत और मुकामी मसनूआत फराहम करते हैं, जिससे सयाहों को मुकामी सकाफत का तजुर्बा भी हासिल होता है। यहाँ के लोग माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और झील के इर्द गिर्द सफाई के लिए भी सरगर्म हैं, ताकि कुदरती हुस्न बरकरार रहे। झील का माहौल न सिर्फ सयाहती लिहाज से दिलकश है, बल्कि कुदरती और माहौलियाती मुताले के लिए भी अहमियत रखता है। ये मुकाम पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में सबसे नुमाया सयाहती और कुदरती मराकज़ में शामिल है। यहाँ की खूबसूरती, पुरसुकून फिजा, माहौलियाती अहमियत और आसान रसाई